हम चैप्टर फर्स्ट के एग्जाम्पल नंबर 1.4 पर हैं। ठीक है। अब इस एग्जाम बहुत ही इजी और बहुत ही छोटा न्यूमेरिकल है। देखिए ये कहता है कि ए चार्ज मेटेलिक स्फेयर ए इज सस्पेंडेड बाय अ नायलॉन थ्रेड, ये वाला। ठीक है। अनदर चार्ज मेटेलिक स्फेयर बी हेल्ड बाय एन इंसुलेटिंग हैंडल, ये वाला जो है, बोट क्लोजर टू ए सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 10 सेंटीमीटर। सेंटर्स की बताई, मतलब ये अगर मैं इसका सेंटर मानूं तो डिस्टेंस यहाँ से है कि ये ए स्फेयर है, ये बी स्फेयर है, ये किसी थ्रेड से बंधा हुआ है और इसको किसी इंसुलेटिंग हैंडल से पकड़ा गया है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक। ये पूरा न्यूमेरिकल मैंने जानबूझ के ऐसे तोड़ तोड़ के लिखा है, एज इट इज सेम न्यूमेरिकल है जो आपके एनसीईआरटी में मिलेगा, लेकिन ताकि आपको समझ में आए। एनसीईआरटी में ज्यादा जरूरी है क्वेश्चन समझना, आंसर तो आ ही जाएगा। ठीक, तो मैंने क्वेश्चन समझाने के लिए जानबूझ के इसको ब्रेक करके लिखा है। फिर कहता है द रिजल्टिंग रिपल्शन ए इज नोटेड। ये क्या कहना चाह रहा है? रिजल्टिंग रिपल्शन का मतलब क्या है कि दोनों स्फेयर पर जो चार्ज है वो इक्वल है। मतलब अगर यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है तो यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज ही है। मतलब वो कुछ भी हो सकता है, जो अभी तक इसने ये तो बताया नहीं है। देखिए ए, हाँ, अनदर मेटेलिक चार्ज इंसुलेटिंग हैंडल है। ठीक है। तो इसने कहा है कि रिपल्शन का मतलब क्या है कि दोनों पर या तो पॉजिटिव है या दोनों स्फेयर पर चार्ज नेगेटिव है, ये बताने की कोशिश की गई है। इस वाली लाइन से जो है आपको बताना चाह रहा है क्वेश्चन से कि दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पर नेगेटिव चार्ज है। हम लोगों को पॉजिटिव लेने की आदत है तो हम लोगों ने पॉजिटिव लिख दिया है। इस लाइन का मतलब द रिजल्टिंग रिपल्शन ऑफ ए इज नॉटेड, मतलब दोनों पर सेम जो है चार्ज का साइन सेम है, पॉजिटिव या नेगेटिव। स्फीयर ए एंड बी आर टच्ड बाय अनचार्ज स्फीयर सी एंड डी रेस्पेक्टिवली। ए और बी स्फीयर को, जो सी और डी स्फीयर है जिनमें कोई भी चार्ज नहीं है, जी सी और डी पर कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है, इनको इनसे मिलाया जाता है। तो जैसे ही सी को ए से मिलाया जाएगा, आप लोगों ने जब हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा रहे थे तो हमने वहां पे भी पढ़ाया था कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। वहां पे मैंने बताया था कि कंजर्वेशन ऑफ जो एनर्जी होती है उसी तरह से कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। सबसे फर्स्ट लेक्चर में हमने बताया था। मैं यहाँ क्यों बता रहा हूँ कि जब भी ये जो अनचार्ज स्फीयर है ना, अनचार्ज स्फीयर को चार्ज स्फीयर से मिलाया जाएगा तो जो भी चार्ज ए स्फीयर पर होगा वो चार्ज आधा, जब ये अनचार्ज है तो मान लीजिए कि ये यहाँ पर मान लीजिए कि 10 कूलम का चार्ज था ए पर, तो जैसे ही आप इसको मिलाएंगे जो अनचार्ज है, तब ए पर 5 कूलम का चार्ज बचेगा और सी पर भी 5 कूलम का चार्ज आ जाएगा। अनचार्ज को जब आप चार्ज से मिलाएंगे तो एनर्जी कंजर्वेशन से, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्वेशन से, दोनों पर इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। सेम जो बी पर चार्जेस था, जब डी मिलाया जाएगा तो दोनों पे इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। मान लीजिए, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, मान लीजिए कि इस पर क्यू चार्ज है, ठीक है, क्यू चार्ज है बी पर, और आप जैसे ही डी को मिलाएंगे तो फिर बी पर हो जाएगा Q/2 और डी पर हो जाएगा Q/2, दोनों पर इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया? फिर क्या कहता है, सी एंड डी आर देन रिमूव्ड। अब सी और डी हटा दिए गए हैं। ये भले ही हटे हों लेकिन अब चार्ज आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। ठीक। एंड बी इज बोट क्लोजर टू ए टू डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। पहले दोनों के बीच की जो डिस्टेंस थी वो 10 सेंटीमीटर थी। अब क्या किया गया, सी और डी को हटा दिया गया और जो डिस्टेंस है वो कम कर दी गई। जो 10 सेंटीमीटर थी ए और बी स्फीयर के बीच की डिस्टेंस, उसको 5 सेंटीमीटर कर दिया गया है। तो अब क्या कहते हैं, अब कहते हैं व्हाट इज एक्सपेक्टेड रिपल्शन ऑफ ए ऑन द बेसिस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। रिपल्शन पूछ रहा है तो इसका मतलब है कि आपको रिपल्शन क्या है, फोर्स ही है ना, अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्शन फोर्स, कि आपको फोर्स निकालना है। ठीक है। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिपल्शन ऑफ ए ऑन द बेसिस ऑफ कूलम्ब्स लॉ, आपको फोर्स निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ कूलम्ब्स लॉ।
इतनी बात समझ में आई। अब स्फीयर ए एंड सी and sphere B and D have identical sizes, ignore the size। बात समझो, ignore the size, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ignore the size of A and B in comparison of separation between their centers। क्या कहा गया है कि आप इनको ना पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करो, मतलब इनके इतने छोटे चार्जेस हैं कि इनके बीच का जो सेपरेशन है वो तो बहुत ज्यादा है कंपैरिजन में जो इनकी रेडियस है। इग्नोर द साइज, तो आप जब इग्नोर साइज कर देंगे तो आप इन्हें पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक, कोई परेशानी? इग्नोर द साइज ऑफ ए एंड बी इन कंपैरिजन ऑफ सेपरेशन बिटवीन देयर सेंटर्स। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी हो तो बताओ। करें, हमें फाइंड आउट क्या करना है, क्या फाइंड आउट करना है? ये फोर्स, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिपल्शन ऑफ ए ऑन द बेसिस ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ये आपको फाइंड आउट करना है कि पहले जो फोर्स था अब जो फोर्स है उसमें क्या चेंजेस आया। भाई यहाँ पे मुझे पता लगा था, कहाँ गया ये, द रिजल्टिंग रिपल्शन ऑफ ए इज नोटेड। जब इन दोनों को पास में लाया गया तो ए पर एक रिपल्शन का फोर्स लगा दोनों पे ना, ये तो बात बिल्कुल एकदम क्लियर होनी चाहिए कि जो फोर्स ए फील करेगा वही सेम फोर्स बी भी फील करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ए पे जब इन दोनों को पास लाया जा रहा है तो ए अलग फोर्स फील करे और बी अलग, दोनों बराबर फोर्स फील करेंगे। रिजल्टिंग रिपल्शन ऑफ ए इज नोटेड। फिर आगे कहता है क्या कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिपल्शन ऑफ ए ऑन द बेसिस ऑफ कूलम्ब्स लॉ, जब इनके साइज को आप इग्नोर कर देंगे और इनकी जो सेपरेशन है वो कम कर देंगे। तो देखिए समझने की कोशिश कीजिए, पहले जो रिपल्शन था मैं यहीं पे लिखने की, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये सब आपको समझाने के लिए था, इनको हम हटा देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। चलिए आइए, तो यहाँ पर क्या रिपल्शन फोर्स ए पर लगा होगा, हम सब जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं मान लूं कि ए पर जो आपकी बुक में दिया हुआ है वही कोशिश कर रहा हूं कि ए पर प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यों है क्योंकि रिपल्शन फोर्स है, और बी पर माइनस क्यू चार्ज है। मैं ऊपर ये चार्ज लिखूंगा तो ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि यहाँ पे टच किया हुआ है, तो फिर आधे आधे लिख देंगे। यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पर प्लस क्यू डैश चार्ज है। ठीक है, ऐसा हमने मान लिया है। तो यहाँ पर जब आप नीचे देख रहे हैं, ये भी मैं लिख देता हूँ, तो ए पर प्लस क्यू बाई टू चार्ज और सी पर प्लस क्यू बाई टू चार्ज। सेम सिमिलरली बी पर क्यू डैश टू और डी पर भी चार्ज क्यू डैश टू। ठीक, तो अब मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर, और ऊपर ही लिख देते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, अगर सिर्फ समझे डायग्राम देख के तो आपको समझ में आए। तो यहाँ पर फोर्स क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू डैश बाई आर स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है, जो तो एक सिंपल फॉर्मूला हमने लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि अब जब डिस्टेंस कम हो गई है और चार्ज मुझे पता है इस पर क्यू बाई टू है और इस पर क्यू डैश बाई टू है, तो फोर्स क्या होगा, यहाँ पर ऊपर आर क्या था 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर आर क्या है 5 सेंटीमीटर। तो क्या मैं आर को r/2 लिख सकता हूँ? भाई 10/2 5 आएगा, आर को r/2 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। वहां पर जो आपने ऊपर सोल्व किया तो वहां पे आर की जो वैल्यू थी, जो एफ आपने यहाँ पे लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q डैश बाई 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर लिख दीजिए, या हम लोग आर का स्क्वायर लिखा है, तो इसको अगर यहाँ पे 5 हो गया है तो मैं उसको r/2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई टू इंटू क्यू डैश बाई टू डिवाइडेड बाई r/2 का स्क्वायर। ठीक, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू डैश 2 × 2 4 और यहाँ पर आर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, तो ये आपस में कैंसिल हो गया। तो क्या फोर्स आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू डैश बाई आर स्क्वायर। ये फोर्स तो वही है ना जो फोर्स पहले था,
क्या इस फोर्स में कोई दिक्कत है? तो ये तो सेम फोर्स है। यही मुझे बताना था कि जो एक्सपेक्टेड रिपल्शन है ए, डिस्टेंस कम होने के बाद और चार्ज आधा होने के बाद भी वही रिपल्शन फोर्स ए फील करेगा जो वो पहले कर रहा था। क्यों? क्योंकि मुझे फॉर्मूले से पता है ये तो, कि अगर मैं डिस्टेंस को हाफ कर दूंगा, अगर मैं डिस्टेंस को हाफ कर दूंगा और चार्जेस को भी दोनों तरफ हाफ हाफ कर दूंगा, तो मेरे पास वही फोर्स दो पॉइंट चार्जेस के बीच में काम करेगा जो तब कर रहा था जब डिस्टेंस आर और चार्जेस क्यू क्यू डैश थे। यहां तक बात समझ में आई? ये वाला जो एफ आपने अब निकाला है और जो इनिशियल एफ था वो सेम है। सिर्फ यही इस क्वेश्चन में बात बताने की कोशिश की गई है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए रिमेन अनचेंज्ड, इसने पूछा हुआ है। आप लिख सकते हैं रिपल्शन फोर्स, यही पूछा गया ना, एक्सपेक्टेड रिपल्शन ऑफ ए। क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन स्फीयर ए ड्यू टू बी इज रिमेन अनचेंज्ड। ठीक, क्लियर?